अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्याबल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीती रही? कारण बताए। 300 शब्द। भूमिका। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों की विशाल सेनाओं को लगातार पराजित किया, जबकि उसकी सेना में 80% से अधिक सैनिक भारतीय सिपाही थे। यह विरोधाभास भारतीय शासकों की सैन्य कमजोरियों तथा कंपनी की आधुनिक सैन्य व्यवस्था, अनुशासन और संगठनात्मक श्रेष्ठता का परिणाम था। मुख्य भाग। 1. आधुनिक सैन्य अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना यूरोपीय सैन्य पद्धति पर संगठित थी। सैनिकों को नियमित युद्धाभ्यास, ड्रिल और सामूहिक युद्ध संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे वे युद्ध भूमि में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते थे। इसके विपरीत अधिकांश भारतीय सेनाएं सामंती ढांचे पर आधारित थीं, जहां अनुशासन और समन्वय का अभाव था। यही कारण था कि 1764 के बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की अनुशासित सेना ने शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। 2. नियमित वेतन और वित्तीय स्थिरता। कंपनी के पास सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था और वित्तीय संसाधन थे, जिसके कारण सैनिकों को नियमित नकद वेतन मिलता था। इससे उनकी निष्ठा और मनोबल बना रहता था। दूसरी ओर कई भारतीय राज्यों में वित्तीय संकट के कारण सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था, जिससे असंतोष और अनुशासनहीनता उत्पन्न होती थी। मराठा और सिख सेनाओं में कई बार वेतन संबंधी समस्याओं ने उनकी युद्ध क्षमता को प्रभावित किया। 3. उन्नत हथियार और मारक क्षमता। कंपनी की सेना आधुनिक मस्केट और फ्लिंटलॉक बंदूकों के साथ हल्के एवं गतिशील तोपखाने से लैस थी। इन हथियारों की पुनः लोड करने की गति तथा मारक क्षमता अधिक थी। एंग्लो मैसूर युद्धों में टीपू सुल्तान के प्रभावशाली तोपखाने के बावजूद ब्रिटिश पैदल सेना की आधुनिक युद्ध तकनीक और हथियार निर्णायक सिद्ध हुए। 4. योग्यता आधारित पदोन्नति और कुशल नेतृत्व। कंपनी की सेना में नेतृत्व प्रशिक्षित और अनुभवी सैन्य अधिकारियों के हाथों में होता था, जहां युद्ध कौशल और योग्यता को महत्व दिया जाता था। इसके विपरीत भारतीय राज्यों में अनेक सैन्य पद वंशानुगत या सामंती आधार पर दिए जाते थे। रॉबर्ट क्लाइव और आर्थर वेलेजली जैसे अधिकारियों ने अपनी रणनीतिक क्षमता के बल पर कई भारतीय शासकों को पराजित किया। 5. राष्ट्रवाद का अभाव और आंतरिक कूटनीति। उस समय भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित नहीं हुई थी। अधिकांश सैनिक स्वयं को किसी राज्य या शासक का सेवक मानते थे, न कि एक राष्ट्र का सैनिक। कंपनी ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1757 के प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को नवाब बनाने का प्रलोभन देकर सिराजुद्दौला की सेना में फूट डालना इसका प्रमुख उदाहरण है। निष्कर्ष। स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय केवल आधुनिक हथियारों का परिणाम नहीं थी, बल्कि अनुशासित सैन्य संगठन, वित्तीय स्थिरता, कुशल नेतृत्व, आधुनिक युद्ध तकनीक और प्रभावी कूटनीति की संयुक्त सफलता थी। इन्हीं कारणों से भारतीय सिपाहियों वाली कंपनी सेना अपने समय की विशाल भारतीय सेनाओं पर लगातार विजय प्राप्त करती रही। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार फिलिप मेसन के अनुसार ब्रिटिश सेना की सफलता का रहस्य भारतीय सिपाही की निष्ठा और ब्रिटिश अधिकारी के सांगठनिक नियंत्रण के सफल समन्वय में निहित था। प्रश्न 2. स्पष्ट करे कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। 300 शब्द। भूमिका। मध्यकालीन भारतीय मंदिर केवल पूजा अर्चना के धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि तत्कालीन समाज, संस्कृति और जनजीवन के सजीव दस्तावेज भी थे। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां उस समय की सामाजिक संरचना, जीवन शैली तथा सांस्कृतिक मूल्यों का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है। मुख्य भाग। 1. पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन। मध्यकालीन मंदिरों की मूर्तियों में सामान्य परिवार, दाम्पत्य संबंध, मातृत्व, बाल्यावस्था तथा दैनिक जीवन की अनेक गतिविधियों का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि कलाकारों ने केवल धार्मिक विषयों तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के सामान्य जीवन को भी समान महत्व दिया। खजुराहो मंदिर समूह की मूर्तियों में श्रृंगार करती स्त्रियां, दर्पण देखती युवतियां तथा माता और शिशु के वात्सल्यपूर्ण दृश्य तत्कालीन सामाजिक जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। 2. नृत्य, संगीत एवं मनोरंजन। मंदिरों की मूर्तिकला उस युग में कला और संस्कृति के उत्कर्ष को भी दर्शाती है। नर्तकियों, गायकों और वादकों की सुंदर आकृतियां यह प्रमाणित करती है कि संगीत और नृत्य सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग थे तथा इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कोणार्क सूर्य मंदिर के नटमंडप में वीणा, मृदंग, झांझ जैसे वाद्ययंत्र बजाते कलाकारों तथा विभिन्न नृत्य मुद्राओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 3. आर्थिक गतिविधियां एवं व्यवसाय। मूर्तिकला में व्यापारियों, कृषकों, कारीगरों, मूर्तिकारों, पशुपालकों तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों का चित्रण तत्कालीन आर्थिक संरचना और आत्मनिर्भर समाज की झलक प्रस्तुत करता है। इससे यह भी ज्ञात होता है
कि मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे बल्कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे। हलेबीड के होयसलेश्वर मंदिर की मूर्तियों में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों का यथार्थ चित्रण मिलता है। 4 सैन्य एवं राजनीतिक जीवन। मंदिरों की दीवारों पर राजाओं, सैनिकों, घुड़सवारों, हाथियों, युद्ध अभियानों तथा शाही जुलूसों का अंकन तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य संगठन का परिचय देता है। इससे उस समय के शौर्य, सामरिक शक्ति और राजकीय वैभव का भी ज्ञान होता है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में ऐसे अनेक दृश्य उकेरे गए हैं। 5 स्त्रियों की स्थिति। मध्यकालीन मंदिरों की मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि स्त्रियां केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि कला, धर्म और सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय एवं सम्मानजनक भूमिका थी। खजुराहो की सुरसुंदरी मूर्तियां तथा चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं स्त्रियों के आत्मविश्वास, सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक सहभागिता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करती है। 6 धर्म एवं लोक जीवन का समन्वय। मंदिरों की मूर्तिकला में देवी देवताओं के साथ साथ उत्सव, खेलकूद, शिकार, नौकायन तथा लोक जीवन के विविध दृश्य भी अंकित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक और लौकिक जीवन में कोई कठोर विभाजन नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कोणार्क सूर्य मंदिर के आधार भागों पर सामान्य लोगों के जीवन, लोक उत्सवों तथा मनोरंजन संबंधी अनेक दृश्य इसका सशक्त प्रमाण है। निष्कर्ष। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला तत्कालीन समाज का वास्तविक दर्पण है। यह सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियों, सांस्कृतिक परंपराओं, स्त्रियों की स्थिति तथा जनजीवन का ऐसा जीवन चित्र प्रस्तुत करती है जो इतिहास लेखन और भारतीय संस्कृति के अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार भारतीय मंदिर केवल वास्तुकला के बेजोड़ नमूने नहीं हैं, बल्कि वे पत्थरों में उकेरे गए जीवंत सामाजिक इतिहास है। प्रश्न 3। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताए। 300 शब्द। भूमिका। 18वीं शताब्दी के मध्य, विशेषकर 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, भारत में अकालों की आवृत्ति और उनकी भयावहता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। औपनिवेशिक काल से पूर्व जहां अकाल मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते थे, वहीं ब्रिटिश शासन के दौरान वे बड़ी सीमा तक शोषणकारी आर्थिक नीतियों, दोषपूर्ण प्रशासन और औपनिवेशिक हितों का परिणाम बन गए। मुख्य भाग। 1 अत्यधिक और कठोर भूराजस्व नीतियाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से किसानों पर अत्यधिक भूकर लगाया। फसल नष्ट होने अथवा सूखे जैसी परिस्थितियों में भी कर वसूली में कोई राहत नहीं दी जाती थी। परिणामस्वरूप किसानों के पास संकट के समय उपयोग हेतु कोई अधिशेष अनाज या पूंजी नहीं बचती थी। 1770 के बंगाल के महान अकाल में, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, कंपनी ने राजस्व वसूली जारी रखी, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। 2 कृषि का जबरन व्यावसायीकरण। ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों को खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नील, अफीम, जूट और कपास जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित अथवा बाध्य किया गया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और अकाल के समय भोजन की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। बिहार और बंगाल में नील एवं अफीम की खेती इसका प्रमुख उदाहरण है। 3 खाद्यान्नों का निर्यात और जमाखोरी। अकाल की स्थिति में भी ब्रिटिश सरकार ने भारत से अनाज का निर्यात जारी रखा तथा स्थानीय बाजारों में मूल्य नियंत्रण या जमाखोरी रोकने के प्रभावी प्रयास नहीं किए। इससे खाद्यान्नों की उपलब्धता और अधिक घट गई। 1876 से 78 के भीषण अकाल के दौरान लॉर्ड लिटन के शासन में भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं इंग्लैंड भेजा गया, जबकि लाखों लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे। 4 पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों की उपेक्षा। ब्रिटिश शासन ने केवल उन सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया जिनसे औपनिवेशिक व्यापार को लाभ मिलता था। गांवों के पारंपरिक तालाबों, कुओं और जलाशयों के रखरखाव की उपेक्षा की गई। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और अधिक घट गया। दक्षिण भारत की प्राचीन तालाब सिंचाई व्यवस्था का क्षरण इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। 5 लेसज फेयर नीति और दोषपूर्ण राहत व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार ने मुक्त बाजार की नीति अपनाते हुए अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने या प्रभावी राहत प्रदान करने से परहेज किया। राहत कार्यों में भी कठोर शर्तें लागू की गईं, जिससे सबसे अधिक जरूरतमंद लोग सहायता से वंचित रह गए। 1866 के उड़ीसा अकाल के दौरान कठोर राहत परीक्षणों के कारण अनेक लोग भोजन न मिलने से मृत्यु के शिकार हुए। निष्कर्ष। 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद भारत में अकालों की वृद्धि केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों, कठोर भूराजस्व व्यवस्था, खाद्यान्न निर्यात, कृषि के व्यावसायीकरण तथा संवेदनहीन प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम थी। इसने भारत को दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षा और व्यापक जनहानि की ओर धकेल दिया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। डॉ. अमर्त्य सेन के अनुसार
औपनिवेशिक भारत के अकाल भोजन की उपलब्धता की कमी से नहीं, बल्कि लोगों की भोजन प्राप्त करने की क्षमता, एंटाइटलमेंट फेलियर तथा सरकारी वितरण व्यवस्था की विफलता के कारण उत्पन्न हुए थे। प्रश्न 4। भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्तकाल और चोलकाल के योगदान पर चर्चा करें। 300 शब्द। भूमिका। भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को उत्तर भारत का स्वर्ण युग तथा चोलकाल को दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पराकाष्ठा का युग माना जाता है। इन दोनों राजवंशों ने भारतीय परंपरा, कला, धर्म, साहित्य और प्रशासन को स्थायी आधार प्रदान किया, जिसकी छाप आज भी भारतीय संस्कृति में स्पष्ट दिखाई देती है। मुख्य भाग। 1। वास्तुकला एवं मूर्तिकला का शास्त्रीय स्वरूप। गुप्तकाल में उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ, जबकि चोलकाल में द्रविड़ शैली अपनी भव्यता और परिपक्वता के शिखर पर पहुंची। गुप्तकालीन मंदिरों में संतुलित स्थापत्य और उत्कृष्ट मूर्तिकला दिखाई देती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रारंभिक नागर शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरी ओर, चोल शासकों ने विशाल मंदिर परिसरों का निर्माण कराया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य की सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता है, जबकि नटराज की कांस्य प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला की विश्वविख्यात धरोहर है। 2। साहित्य, भाषा और दर्शन का उत्कर्ष। इन दोनों कालों में भारतीय साहित्य और दर्शन का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्तकाल में संस्कृत भाषा अपने उत्कर्ष पर पहुंची और कालिदास जैसे महान साहित्यकारों ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत तथा रघुवंश जैसी कालजयी रचनाएं दीं। इसी काल में पुराणों, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप भी विकसित हुआ। चोल काल में तमिल साहित्य समृद्ध हुआ। कंबन की इरामावतारम तथा पेरिय पुराणम जैसे ग्रंथों ने भक्ति परंपरा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3। धार्मिक सहिष्णुता और लोक परंपराओं का विकास। गुप्त और चोल दोनों राजवंशों ने अपने अपने आराध्य संप्रदायों को संरक्षण देने के साथ अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का परिचय दिया। गुप्त शासक वैष्णव होने के बावजूद बौद्ध धर्म और उसकी कला के संरक्षण के पक्षधर रहे। अजंता की गुफाओं की चित्रकला तथा सारनाथ की बुद्ध प्रतिमाएं इस सांस्कृतिक समन्वय की साक्षी हैं। इसी प्रकार, चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने नागपट्टिनम में बौद्ध विहारों के लिए भूमि दान देकर धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा को मजबूत किया। 4। स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक परंपरा। चोलकाल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ग्राम सभाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त थे और प्रतिनिधियों का चयन कुड़ावोलाई पद्धति, लॉटरी प्रणाली से किया जाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख इस विकसित स्थानीय प्रशासन का प्रमाण है। यह व्यवस्था आधुनिक पंचायती राज प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष। आथा गुप्तकाल ने भारतीय संस्कृति को साहित्यिक, दार्शनिक और कलात्मक आधार प्रदान किया, जबकि चोलकाल ने स्थापत्य, प्रशासन, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार के माध्यम से उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों कालों का संयुक्त योगदान भारतीय परंपरा और संस्कृति की स्थायी पहचान का आधार है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार A.L. बैशम के अनुसार, गुप्त और चोल काल ने मिलकर भारतीय कला और संस्कृति को ऐसा स्थायी स्वरूप प्रदान किया, जिसने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया की सांस्कृतिक परंपराओं को भी गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न 5। भारतीय मिथक, कला और वास्तुकला में सिंह, शेर एवं वृषभ, बैल की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। 300 शब्द। भूमिका। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में पशु आकृतियों का प्रयोग केवल अलंकरण के लिए नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदेशों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। सिंह और वृषभ ऐसी ही दो प्रमुख प्रतीकात्मक आकृतियां हैं, जो भारतीय मिथकों, कला और वास्तुकला में शक्ति, धर्म, समृद्धि तथा स्थिरता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित। एक पौराणिक एवं मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। भारतीय मिथकों में सिंह साहस, शक्ति, राजसत्ता और धर्म की विजय का प्रतीक माना गया है, जबकि वृषभ धैर्य, उत्पादकता, भक्ति और